सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन केपी हुकूमत पर इस वक्त फुट ड्रैगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं। दूसरी तरफ कम से कम 2 इशूज़ पर वफाकी हुकूमत से बड़े अवामी इशूज़ पर रिलीफ की तवक्कुआत की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं देता। इन अहम मौज़ूआत से जुड़ी 3 स्टोरीज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहली स्टोरी IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को लिखा गया एक ख़त है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की सैलरीज बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। देखना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाली पुलिस को मतलूबा जो अपने डिमांड्स हैं या जो वो मुतालबा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। दूसरी स्टोरी में चीनी की कीमत से मुताल्लिक हम बात करेंगे। हुकूमत ने कीमत ना बढ़ने की शर्त पर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन एक्सपोर्ट से ना सिर्फ मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ गई बल्कि हुकूमत ने इस इजाफे को रेगुलराइज भी कर दिया है। क्या हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए? और हमारी आज की तीसरी स्टोरी का ताल्लुक बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुताल्लिक है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में मुजव्वज़ा कमी की सिफारिश को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या IMF ने प्लान मुस्तरद कर दिया है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। अज़हर सिद्दीक साहब, मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये मुझे बताएं कि आपकी पार्टी की जहाँ हुकूमत है सूबे में, वहाँ के वज़ीर आला को ख़त लिख दिया है IG ने और कहा है कि हार्ड एरिया है, तनख्वाहें बढ़ाएं पुलिस वालों की। आप लोग अपने सूबे के अंदर जो फ्रंट लाइन पर पुलिस लड़ रही है उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा रहे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सा है ना कि पूरे सूबे को चलाना है और पूरे सूबे को आपको पता है आमदन और अखराजात के मुताबिक हमने ये तो नहीं करना कि वज़रा मशीरों की तनख्वाहें बढ़ा देनी है, हमने गाड़ियाँ ले लेनी है कुछ चाहे FBR की शक्ल में या ऐसे मामलात की शक्ल में। हमने ऐसा तो काम नहीं करना कि अखबारों में अरबों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं। अगर कोई इश्तिहार गलती से दिया, आपने उसका एक्शन देख लिया और उसकी आपने हालत देख ली कि क्या किया और उन ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ। अब ये इस पर यकीनन डेफिनेटली बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, जरूरत है इस बात की। लेकिन ये सारा फैसला जो है ये आपको पता है ये काबीना ने फैसला करना है और बजट की मंजूरी, आप सप्लीमेंट्री ग्रांट, इन सब चीजों को सामने रख के, मसाइल को सामने रखकर इंशाल्लाह कुर्बानियां दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। फ्रंट लाइन पे खेल रही है और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन वैसे तो पूरे मुल्क में अब आपके सामने हाल है। सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कुचलने के लिए बाकी पूरे सूबों में तो एक ही काम हो रहा था कि वो एक ही जमात है जिसको दहशतगर्द बनाना है, जिसको इंतशारी पता नहीं क्या क्या नाम देते रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखें, आज तक ना कोई एविडेंस आ सकी और वो हाल देखा आपने। और हाल ये है कि वो जो सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, अब वो आग जो है वो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। हमें दुख और अफसोस है इस बात का कि ये नहीं होना चाहिए था कि जो काम जिन ऑफिसर का जो काम था वो करना चाहिए था वो ना करते तो ये हालात शायद यहाँ तक ना पहुंचते। और हम अभी तक भी अगर देखें तो वादे हिकमत अमली अभी तक हमारे सामने नहीं आ गई है। क्रेडिट जाता है उस वक्त इमरान खान साहब धरना में थे जब APS का वाकया हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना, सारा कुछ छोड़ने के बाद चीजें आ गई और KP की हद तक नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद रहा। बाकी मैंने पिटीशन फाइल की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी। बता दे कौन से सूबों में किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आज अपना एहतसाब तो हम करें कि वजह क्या है कि हम आज तक जब से पाकिस्तान बना है, बलूचिस्तान वाला मामला सर जो इशू आपका बलूचिस्तान से शुरू होता है, कितने हमने ऑपरेशन कर लिए, कितने हमने कोशिशें कर ली, सारे मसाइल आगे इल्जाम लगता रहा कि तालिबान हमने आबाद की। तारीखी तौर पर उठाकर देख लें तो गुड तालिबान, बैड तालिबान, तालिबान को लाने वाला कौन है, रशिया को तोड़ा कैसे। ओके, जरा ये अब जरा रशिया पे जरा रुक जाते हैं क्योंकि पहले जरा अंदरूनी मसला डिस्कस कर लेते हैं। मामला ये है कि एक तवील फहरिस्त है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की, लेकिन इस वक्त सूबे में दहशतगर्दी की जो आग लगी हुई है उससे किसी तरीके से निमटना है। अगर इस वक्त हम बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते रहेंगे तो वो जो दहशतगर्दी की आग है वो तो नहीं बुझनी। मैं ज़रा इख्तियार वली साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ, फिर इस पर ज़रा डिटेल से डिबेट करेंगे कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो ख़त लिखा है इख्तियार वली साहब, वो कहते हैं कि जी ये हार्ड एरिया है और इसके लिए तनख्वाहें बढ़ाएं। वज़ीर आला कहते हैं पहले वफाक मुझे पैसे देगा तब मैं तनख्वाहें बढ़ाऊँगा।
फिर जो है वो करेंगे। तो तमाम इस सूरत हाल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी हैं उस वक्त तक इंतज़ार करें कि वफाक पैसे देगा और सूबा फिर पैसे बढ़ाएगा पुलिस वालों की, और पुलिस वाले फिर जो है वो एफिशिएंसी के साथ लड़ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले ये बताइए कि मेरी ऑडियो वीडियो आप तक सही पहुंच रही है? आपकी जितना इख्तियार है उतनी आवाज़ साफ और तस्वीर भी साफ आ रही। ठीक है, सही है, शुक्रिया। देखिए, आईजी खैबर पख्तूनख्वा का जो लेटर है वो इस कॉन्टेस्ट में किया है कि वो चाहते हैं कि सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको वेल इक्विप्ड किया जाए, उसको तैयार किया जाए, उसको वेल मेंटेन करके जो मौजूदा हालात हैं सूबे के उसके तनाजुर में उसको रेडी किया जाए। जबकि वजीर आला साहब का जो जवाब है वो ये है कि वही सियासत, वही 804, वही पैसे, माल, करप्शन और पैसे दो। हालांकि अगर मैं ये कहूं, अब अजहर सिद्दीक साहब को शायद ये नहीं पता कि हमने गुज़श्ता 1.5 साल में, या कह लें कि पीडीएम की हुकूमत जब से बनी है उससे लेकर अब तक 500 अरब रुपया हमने इनको वॉर अगेंस्ट टेरर में दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि आप अपनी सीटीडी को तैयार कर लें। एक पाई उसमें से, ये टोटल अमाउंट जो है ये कुछ कम 500 अरब है, कुछ 480-85 अरब रुपए है, उसमें 1 रुपया जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में नहीं लगा। पुलिस की हथियार पे, गोली पे, पिस्तौल पे, बंदूक पे नहीं लगा, उनके नाइट विजन पे, बुलेट प्रूफ पे नहीं लगा, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने पे नहीं लगा। आई वॉज द मूवर। मैं इधर असेंबली में इनके लिए मैंने मराहत का बिल मैं लाया था, मैं मोशन लाया था कि इनकी तनख्वाहें बलूचिस्तान के लेवल पे ले जाई जाए, इस्लामाबाद की पुलिस के करीब की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जितना फ्रंट लाइन पर जाके लड़ती है उतना ही इनको यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों ने यूज किया है। आपने सुना होगा कि एक शोशा छोड़ा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो मिसाली पुलिस बन चुकी है, आपको याद हो? हाँ बिल्कुल याद। इमरान खान बहुत ज्यादा इसका वो क्रेडिट लिया करते थे। क्यों? कि इन्होंने अथॉरिटी लेकर पुलिस को दे दी थी कि आप खुद अपनी मर्जी से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर अपनी मर्जी से डीपीओ लगाएं, डीआईजी लगाएं, डीएसपीज लगाएं, एसएचओज लगाएं। सियासतदानों का इससे काम ही कोई नहीं। वो इख्तियारात अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस, वो रिवर्स हुए। मतलब वो मिसाली पुलिस दोबारा रिवायती पुलिस, तो उस पर जितनी पॉइंट स्कोरिंग की थी वो भी एक महज कॉस्मेटिक ग्लास ओवर था, एक तमाशा था, एक मिडनाइट क्लाउन शो था, एक लोगों को इंगेज करने के लिए कि 350 डेम, नया पख्तूनख्वा और जी तालीमी इमरजेंसी, हेल्थ की इमरजेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पिछली पॉलिसी ठीक थी, ये पॉलिसी गलत है, या ठीक है, या दोनों गलत थी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इनको कौन सी अच्छी लगती है हुकूमत इनकी है, पहले ये तय कर लें। हम तो बाद में, आदिल, मैं और आपने तो बाद में और कौम ने तो बाद में डिसाइड करना है। ये हुक्मरान है, इनको पहले पता चलना चाहिए कि पहली वाली जो पॉलिसी थी वो ठीक थी या आज जो बनाई है। मेरा ख्याल है वो पहली वाली, मैं देखिए इस उनकी पार्टी में ये खूबी है कि वो अपनी हर पॉलिसी को डिफेंड भी कर लेते हैं और जस्टिफाई भी कर देते हैं। ये तो मुझे लगता है सीरीज ऑफ शोज करने पड़ जाएंगे अगर मैं ये पूछने निकल गया सवाल जो आप पूछ रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे खुद अपने सवालात पे जो है वो रहना चाहिए। जरा मुझे ये बताएं, 500 अरब रुपए का जो अदर साहब फंड है वो किधर गया है? अगर वो सीटीडी पे नहीं लगा तो वो किधर लगा है? और वो पैसा जो यूज़ होना था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अली अमीन गंडापुर के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है तलाल चौधरी साहब ने, स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के। इन्होंने कहा है कि उन्होंने तो अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई हमने कोई लड़ना चढ़ना नहीं है वरना हमारा एनपी और पीपल्स पार्टी वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, वो देखिए, तलाल चौधरी साहब तो तंजीम साजी में मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। उनसे कोई तंजीम साजी का काम कराएं तो अच्छा है। उन्हें क्या पता वजारत दाखिला क्या है या वजारत दाखिला से क्या कंसर्न है। उन्हें आप कोई गली मोहल्ले का एसएचओ लगा दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। वैसे तो आपको याद है मोहसिन नकवी ने कहा था कि एसएचओ की मार है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मिसाली है। ये बदमाशी नहीं होती है, दिन दहाड़े ये डकैतियां नहीं पड़ती हैं। ये घर बता दें कि इस तरह जाकर लोगों के घर तोड़े हों
ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया हो, माँ बहन बेटियों के साथ जुल्म हुआ हो, जरा समझे इस बात को कि वो एक अखलाक वाली पुलिस है और उसने एक बेहतरीन काम किया। जितना पैसा ये मैं माजरत चाहता हूँ अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर को जो समझते हैं या जिनका वहाँ से ताल्लुक है उन्हें पता है कि ये कोई 5-6 साल से ऐसी पुलिस नहीं है। ये एक ज़माने से दिहाइयों पे मुहित केपीके की पुलिस चादर चार दीवारी का ख्याल रखती है और ये ज़माने से ऐसी है। इसमें कोई रिफॉर्म्स का कमाल नहीं है, वहाँ कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर पुलिस जो है वो अपनी सर्टन लिमिट से आगे नहीं जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि जिस इख्तियार की बात इख्तियार वली साहब ने की है, वो इख्तियार जब पुलिस को मिला था तो पुलिस बहुत कंफर्टेबल थी अपने इख्तियारात में, लेकिन जब ये रिवर्स किए गए तो उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। वो कि मैं ये भी मानता हूँ कि पुलिस भी अगर मुकम्मल तौर पर इख्तियार होता है तो वहाँ पर भी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी शुरू हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, और मुझे इसीलिए लगा कि इख्तियार वली साहब ने भी ज़रा मुबहम सी बात इसीलिए की है, आप लोगों पर डाल दी है, लेकिन ज़ाहिर है उसके दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पुलिस है केपीके की वो शुरू से ऐसी है। नहीं देखिए, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। हम दोनों का हम तो हमारा ताल्लुक है ना उस इलाके से, इसलिए हमें पता है कि वहाँ की पुलिस है। इत्तेफाक नहीं कर रहा। आपका ख्याल है कि वज़ीर आला के कहने पे ये सारा निजाम था। मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जो पुलिस की फसाइयत चल रही है, हर इदारे की जो फसाइयत चल रही है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद इलाका है कि जहां पर ये नहीं हो रहा। आप जरा समझें कि जो हवा चल रही है, वो जो फेविकॉल जोड़ के बैठी है, जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, मैं स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर में उनमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ फर्क बताना चाहता हूँ कि इतनी फसाइयत के दौर के बावजूद भी पुलिस को उस तरफ नहीं जाने दिया। तो ये क्रेडिट का खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का जाता है, वज़ीर आला को जाता है कि उन्होंने इस तरफ नहीं इस्तेमाल होने दिया। बाकी जगह तो आप अंदाजा लगा ले किसकी बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं। आए ना जरा यहाँ पर आकर पता लगे आपको क्या हाल है। अभी रिसेंट क्या आप क्राइम रेट उठाकर देख लें, पंजाब के अंदर 8% कन्विक्शन रेट है पुलिस का। सिर्फ आप अंदाजा लगा ले कि ये है कारकर्दगी। और जिसको आप इतना अरबों रुपया दे रहे हैं, उसने दिया क्या है? आम आदमी की जिंदगी बताए ना कि किस तरह फैसिलिटेट किया है आप। यानी मैं तो 500 अरब का जवाब दे दें मुझे जरा, मैं फिर ताकि जाऊं अख्तियार साहब की तरफ। जी अच्छा, देखिए एक बात और मैं आपके सामने रखूं। दूसरी बात यह है कि सर वो मैं क्योंकि अब ये बहस जरा लंबी हो जाएगी, वो क्या कहते हैं दामने वक्त में जगह कम है एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लेकिन मसला ये है कि केपी पुलिस का मैं आपको कल्चर ये बता रहा था कि वो शुरू से ऐसे हैं कि वो चादर चार दीवारी के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब में दहशतगर्दी का लेवल वो नहीं है जो केपी पुलिस ने फेस किया है या बलूचिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फेस करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि अच्छा मैं चाहता ये हूँ कि फिलहाल हम ज़रा इस टॉपिक पर आएँ, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि 500 अरब आप तस्लीम करते हैं ICTD को और लगे नहीं या लगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, जितना पैसा आया, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं है, जो सच्ची बात है। तो जितना पैसा आया है, जितना भी आया होगा ना, लेकिन एक मैं बता दूं आपको, जरा मवाजना करके देख लीजिएगा बलूचिस्तान पुलिस का और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का, जिसका आप तारीफें कर रहे हैं ना, जिसकी तारीफों का पुल बांध रहे हैं। ये फर्क पड़ता है कि हुकूमत वक्त कैसी है पंजाब के अंदर या बाकी सूबों के अंदर। आपके सामने सिंध में बता देना कि क्या हाल है। क्या यहाँ की पुलिस को कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि बैठकर जिस तरह मर्जी जिसका मर्जी गिरबान में नाक मार ले और बंदे उठाए जाए, उनको पता लगना हो कि क्या हो रहा है, क्या हाल है? क्या ये पुलिस का ये काम था? यानी अफसोस का मकाम है इस बात को सामने रखते हुए। दुख होता है इस बात पे कि अगर मुल्क में अगर सबसे बेहतर निजाम है तो वो क्या खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस में वो क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है, किसी और को नहीं जाता कि उन्होंने अपने ऊपर इस तरह की। मेरा ख्याल है आपको फिर केपीके के कल्चर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको जो है ना वो जाके डीपली स्टडी करना पड़ेगा, वो उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। एनीवेज, पुलिस का कल्चर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पुलिस इस्तेमाल होती रही है सियासी तौर पर, आज से नहीं ज़माने से। आपके 3.5 साल के अंदर भी पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर शामिल रही है, रिफॉर्म्स आप भी उनके अंदर कोई नहीं ला सके। और ये अनफॉर्चुनेट है जो चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पुलिस इंप्रूव नहीं हुई। मैं तो अपनी पाकिस्तान की तमाम सूबों में जहाँ पुलिस है उन्हें ये क्रेडिट देता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, यानी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनके साथ ये बराबर लड़े हैं। सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, ये तमाम लोग दहशतगर्दी के मामले में इक्वली बहुत ब्रेवरी के साथ लड़े हैं। इन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेली रूटीन के मैटर्स हैं,
जो लकूनाज हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे लॉस के अंदर, उसमें प्रॉब्लम है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो सके। अदरवाइज़ दहशतगर्दी में पाकिस्तान पूरे की पुलिस बहुत ज़बरदस्त लड़ी है। अगर आप सिंध पुलिस का अभी रिकॉर्ड उठा के देखें, जो कराची में जिस लेवल की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या जिस किस्म का माहौल था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक के वहाँ फुटप्रिंट्स थे, बहुत कमाल तरीके से दहशतगर्दी से लड़े। खैर, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे अब ज़रा दूसरे इशू की तरफ आना है। वो कह रहे हैं मेरे पास 500 अरब का तो भी हिसाब नहीं है और इस पर अभी नहीं जाते। इख्तियार वली साहब, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें, लेकिन अब ज़रा आइएगा यार, ये चीनी की कीमत बताएं कि आप लोगों ने तो यकीन दहानी कराई थी कि एक्सपोर्ट करने दें, ये कोई नहीं बढ़ेगी, और 24 रुपये का आप लोगों ने उनको एक स्पेस भी दे दिया। उसके बावजूद भी जो है वो चीनी मार्केट में 180 रुपये किलो की बिक रही है। तो ये चीनी के स्कैंडल क्या सारी ज़िंदगी हमारे साथ, हर हुकूमत के साथ जुड़े रहेंगे और अवाम इसी तरह जलीलो ख्वार होती रहेगी? रमज़ान जैसे महीने में पूरी दुनिया घूमता हूँ, पूरी दुनिया में रमज़ान में यहूदी, ईसाई, हर कौम जो है वो रिलीफ दे रही होती है। हमारे यहाँ जो है वो एक अजीब किस्म का बहरान होता है, गरीब की ज़िंदगी अजीरन होती है। मैं तो सिर्फ एक चीनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी भी कई चीज़ें जो यहाँ पर अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। जी अच्छा, सबसे पहले मैं ये 500 अरब रुपए की बात आपको बता देता हूँ। आपने अजहर भाई से पूछा कि वो 500 अरब रुपए कहाँ लगाए, ये आपको नहीं बता सकते। ये इवन आपको अली अमीन भी नहीं बताएंगे, ये कोई भी नहीं बताए। तो वो कहाँ गए? वो 500 अरब रुपए इस्लामाबाद पर चढ़ाइयों में लगे हैं। वो 500 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को इक्विप करने पर लगे। वो 500 अरब रुपए जो है तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों पर और वफाकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने पर लगे हैं। वो 500 अरब रुपए उससे वो वेपन्स खरीदे गए हैं जो तहरीक इंसाफ के लड़कों को दिए गए कि ये आपने जलसों में ले जाके इस्लामाबाद में वहां पर आपने इस्तेमाल करने, जैसे क्लाशनकोफे खरीदी गई, जिससे MP4 और 223 की गनें खरीदी गई, जिससे टीयर गैस गन्स खरीदी गई और टीयर गैस के शेल्स खरीदे गए थे। और वो पैसे उससे मोबाइल बनाए गए हैं, मोबाइल लिए गए हैं और वो अपनी सोशल मीडिया में मुफ्त में लैपटॉप वगैरह तकसीम किए गए हैं। वो पैसे आज तक इस वक्त रियासत के खिलाफ, जो रियासत को मजबूत करने के लिए, इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल होने थे, वो आज रियासत और हुकूमत के खिलाफ और तो ये तमाम इल्ज़ामात जो आप लगा रहे हैं, ये जो तमाम इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, क्या आपकी हुकूमत के पास इन चीज़ों के सबूत मौजूद है? तो ये फेक न्यूज़ को कहते हैं। मैं बैठा हुआ था, अजहर सदीक जरा सुन लो ना, मैंने आपकी बात आराम से सुन ली। अब रोजा है, हमने तो रोजा रखा हुआ है, इसलिए दूसरों की बात में नहीं करते मुदाखलत। आप भी जरा सुन लीजिए। मेरे सामने वजीर आजम साहब एक मीटिंग चेयर कर रहे थे एंड अली अमीन वाज बीइंग आस्क्ड। उससे पहले गवर्नर साहब बैठे हुए थे, जो इससे पहले के गवर्नर थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसमें वजीर आजम ने पूछा कि 470 अरब रुपया कहाँ गया। और फिर उसका पूछा गया इस्लामाबाद की मीटिंग में, एपिक्स कमेटियों को और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, फिर वजीर आला गंडापुर से ये सवाल उठाया गया था कि 470 अरब रुपए आपको दिए गए थे वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए, वो आपने कहाँ इस्तेमाल किए? तो ही वाज अनएबल टू रिस्पॉन्ड। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए बाहर निकलकर जो एजेंडा था उस पर उन्होंने बात नहीं की। और अली अमीन ने सारा ताव गुस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शहबाज स्पीड, गलत हुकूमत, PDM2, ये फार्म 47 वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी एक फेमस ये स्टोरी है। जहाँ तक बात है ये कंटिन्यूटी की, मैं एक जुमला बोलता हूँ। एक बात मैं अजहर को भाई को भी बताना चाहूँगा, ये कोई लगी लिपटी और झूठ नहीं है, इसका तसलसल ये देखें। मैंने शायद आपको कुछ टेक्स्ट, आज मैंने एक स्टेटमेंट रिलीज की, आपको भेजी है। रमज़ान पैकेज के लिए अरबों रुपए जो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तस किए थे, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों में बांट दिए गए 10-10 हज़ार रुपए के हिसाब से। ये लोग खैरात और ज़कात में भी अपनी पार्टी को प्रोमोट करते हैं, अपनी पार्टी को चलाते हैं, क्योंकि शायद ईद के बाद इन्होंने कोई जलसा जुलूस या इंतशारी मार्च करना है, तो उसके लिए उनको पहले से ब्राइब कर लिया गया। एक एक घर में 6-6, 10-10 लोगों को दे दिया गया। गरीब लोग, आदिल, आई विश आई कुड टेक दिस कैमरा टू आउट ऑफ दिस रूम और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लोग अब भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमारे
रमजान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए तहरीक इंसाफ वालों ने अपनी तंजीमों में, नाज़िम और काउंसलरों में बांट दिए। ये इनके खैबर पख्तूनख्वा में ऑन ग्राउंड। अब जरा मुझे इख्तियार वली साहब ये बताएं, ये जो तलाल साहब ने इल्जाम लगाया है, इसमें कितनी सदाकत है कि वज़ीर आला ने अपने लोगों को लड़ने से मना किया है, कहा इनसे ना लड़ना वरना हमारा हाल भी पीपी और एनपी वाला हो जाएगा। इज इट करेक्ट? सब ये कोई झूठी बात तो नहीं है, ये कोई छुपी बात भी नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। जब 14 लोगों का इन्होंने कमेटी बनाई कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हमारा वफद जो है वो 14 रुकनी वफद जा रहा है और बैठेगा, ये रात को अनाउंस करते हैं और सुबह नहीं आते हैं। इवन देवर अनेबल टू इन्फॉर्म जेयूआई, तो इन्होंने जेयूआई को भी इन्फॉर्म नहीं किया, ये नहीं आए तो इनको थ्रेट दिया गया कि तुम जाओ तो सही, तुम्हारी हम लाते तोड़ देंगे। चीनी की कीमत का जरा मुख्तसरन जब क्यों बढ़ रही है? आपने तो रेगुलराइज कर दिया था 24 रुपए के इंक्रीज को, उसके बावजूद इख्तियार वली साहब चीनी की कीमत 180 तक पहुंच गई है। ये आपने उनको एक्सपोर्ट से नहीं रोका, रेगुलराइज किया की कीमत को कुछ नहीं कर सके, फिर भी चीनी की कीमत ऊपर निकल गई है। वजीर आज़म साहब ने, मैं आपको इस पे मतलब निटी ग्रिटी में अगर जाऊं तो मेरे ख्याल में उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज का नोटिस ले लिया है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात आपने भी नोटिस की होगी कि आप गुज़श्ता साल रमजान देखें, उससे पहले देखें, उससे देखें, हमारे मुल्क में एक रिवायत थी कि जैसे जैसे रमजान आता है तो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन इस बार वजीर आज़म के स्पेशल टास्क फोर्स ने इस चीज को मुमकिन बनाया कि रमजान में अशिया खुर्दनोश की चीजें नहीं बढ़ी। उसमें वाहिद एक चीज जिसकी कंप्लेंट आई, सीरियस कंप्लेंट, वो चीनी की है और उसका नोटिस जो है वजीर आज़म ने खुद ले लिया है और मेरे ख्याल में इसी रवा हफ्ते उसका कोई रिजल्ट भी इंशाल्लाह निकल आएगा कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया। सर अगर रिपोर्ट बननी है तो रिपोर्ट्स तो बहुत सारी बन चुकी हैं हमारे पास, रिपोर्ट्स के तो जत्थे पड़े हुए हैं, लत्थे पड़े हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं। अगर रिपोर्ट ही बननी है, हाँ अलबत्ता अगर कोई एक्शन हुआ तो उसे तस्लीम करेंगे, कोई एक्शन हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि मसला अशिया खुर्दनोश का नहीं है कि इस दफ़ा कम बढ़ी हैं, पहले ज़्यादा बढ़ती थी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि भाई अब किसी की कमर में इतनी ताकत ही नहीं है कि कोई उस तरीके से करे। ये तो इस वक्त मुल्क में लोग जिस तरह मैनेज कर रहे हैं, अल्लाह चला रहा है इस मुल्क का निज़ाम। अदरवाइज तो महंगाई जिस हद पे चली गई है, अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ाते? इसके बाद तो लोग मेरे ख्याल में अगर हम ये देखें कि जो महंगाई आज से 1 साल पहले थी या 1.5 साल पहले थी, आदिल मेरे ख्याल में हमें मानना पड़ेगा कि हम उस लेवल से काफी नीचे आ गए हैं। इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन तो कम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों की परचेजिंग पावर भी तो फारिग हो गई है। ये परचेजिंग अच्छा ये भी है ना। मैं जरा अदर साहब को लेने दें मुझे, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। आने वाले बजट में इंशाल्लाह ठीक ओके ठीक है। यहाँ लेके एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीनी का मसला क्या है और ये इतने सालों से क्यों है और ये हर दफ़ा बार बार रिपीटेडली क्यों हो जाता है और लोगों को रमज़ान जैसे महीने में भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे चीनी के बहरान की। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब। शमसुल इस्लाम साहब से ज़रा पूछेंगे कि ये जो चीनी का क्राइसिस है हर साल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शमसुल इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा मुझे ये बताएं कि ये इशू क्यों बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है? असल प्रॉब्लम है कहाँ? चीनी की मुल्क में शॉर्टेज है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, चीनी की ना तो शॉर्टेज है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी यकीनन हुई है और इसकी जो कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, उसकी वजह जो है वो ये है कि इस वक्त चीनी वालों का ही राज है, चीनी वालों की हुकूमत है। वो मेजॉरिटी जो है स्टेक होल्डर जो जिनके पास है वो मार्केट इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत की पॉलिसी ऐसी बनी थी कि जिसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट हुआ और इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने में भी हुकूमत ने ही रोल अदा किया। आपको याद होगा कि जब गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट हुई नवंबर में, तो उस वक्त 18 नवंबर को हुकूमत ने सिंध में 122 रुपए की होलसेल एक्स और 125 रुपए की रिटेल प्राइस फिक्स करी, जबकि उस वक्त मार्केट 116 रुपए की थी। जब कभी भी आप प्राइस फिक्सेशन करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं, तो मार्केट पे उसको बेस बना के ऊपर की तरफ एस्केलेट करती है और यही वजह है कि उस वक्त प्राइसेस पे बढ़ना शुरू हो गई
और इसके पीछे आपको पता है कि हुकूमत ने कोई जुलाई के अंदर 1 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में कोई 5 लाख टन की क्वांटिटी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, उस वक्त भी प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। प्राइसेस उस वक्त बढ़ना शुरू हुई जब शुगर मिल एसोसिएशन ने अपना एक डेटा रिलीज किया कि शुगर की प्रोडक्शन इस साल शॉर्ट है। अब हैरानगी की बात यह है कि नवंबर 20 में या तकरीबन एंड नवंबर में आप क्रशिंग स्टार्ट करते हो और दिसंबर में आपको पता चल जाता है कि जी शुगर की प्रोडक्शन शॉर्ट होगी। तो इसका बेसिकली रीजन ये थी कि मार्केट में एक पैनिक बाइंग स्टार्ट करानी थी, सट्टा माफिया स्पेकुलेटर्स को मार्केट में वापस इनवाइट करना था, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई, सट्टा शुरू हो गया चीनी के अंदर और चीनी की कीमतें देखते ही देखते कहां से कहां तक पहुंच गई। और रमजान से पहले जो 140 का जो लास्ट उन्होंने फिक्स की थी प्राइस, वो भी 140 की फिक्स की थी, उससे बढ़ के अब मार्केट के अंदर आप देखें कि 170-180 रुपए की रिटेल पहुंच चुकी है। तो बुनियादी वजह हुकूमत की फॉल्टी पॉलिसी है। पाकिस्तान में इस साल जो गन्ने की जो गुज़श्ता साल जो दिसंबर में आपकी जो क्रॉप हार्वेस्ट होती है वो अराउंड 84 मिलियन टन के करीब उसके गन्ने की पैदावार हुई। और अगर आप 10% से इसकी सुक्रोज कंटेंट रिकवरी लेते हैं तो चीनी आपकी वाफर मिकदार में पैदा हुई। लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल फिगर को देख लें कि जहां पर इन्होंने डेटा रिवाइज किया और कहा कि जी 6.8 मिलियन टन की प्रोडक्शन होगी, ये भी शुगर मिनिस्ट्री ने ये डेटा रिलीज किया था। और उसके बाद अब जो 15 मार्च को डेटा रिलीज किया गया है उसमें ये डेटा भी ऑफिशियल जो ऑन द बुक से होती है प्रोडक्शन, उसका डेटा रिलीज किया है 5.7 मिलियन टन का। इसके बावजूद चीनी की शॉर्टेज नहीं है। मार्केट में पिछला कैरी फॉरवर्ड भी मौजूद था अराउंड 1 मिलियन टन का, और एक्सपोर्ट होने के बाद कोई 7.5 लाख टन से ज्यादा की एक्सपोर्ट हुई। उसके बावजूद चीनी की वाफर मकदार मार्केट में है, लेकिन क्योंकि स्पेकुलेशन स्टार्ट कराई गई और कीमतें जो है सट्टेबाजों ने इसको ऊपर करा, और आज जब आपकी दोबारा फिर जो क्राइसिस हुआ तो उस वक्त फिर प्राइस फिक्स की गई और वो भी अपवर्ड फिक्स करी कि 154 से 159 तक की प्राइस का एक कैप होगा और रिटेल 164 की होगी। इसने फिर मार्केट को दिया। ओके, बट जरा ये बताइए कि ये लोकल प्रोडक्शन कैसे गायब हो जाती है? एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का क्या होता है? वो क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहा होता है इस सारे प्रोसेस में? देखिए जी, ये बड़ी हैरत की बात है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके एफबीआर ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंस्टॉल किया था पुराना, और उसके बाद फिर दोबारा इम्प्रूव्ड इंस्टॉल किया। उसके बावजूद इनको पता नहीं चल पा रहा कि चीनी कहाँ है, क्या कितनी सेल्स हुई है। और उसकी रीजंस भी बाकायदा न्यूज़पेपर में आई हैं, एफबीआर की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कुछ मिलों पे इन्होंने ऑफिशियल्स को चेंज किया और अब उनको वीकली बेसिस पे 10 दिन की बुनियाद पे अपॉइंट किया जाएगा। तो मतलब यह है कि चीनी एक ऐसी मिठास है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है, और इसमें ऑफिशियल्स भी जाहिर है इन्वॉल्व हो गए। और आप जितना भी डेटा इन्वॉल्व कर लें, जब तक कि आपकी पॉलिसी जो है वो हेल्दी पॉलिसी नहीं होगी, ये स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स जो है इसको यूज करते हैं। और आपकी ऑफ द बुक और ऑन द बुक परचेजेस अभी भी हैं, सेल्स अभी भी हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि हुकूमत को जो सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन होती है वो भी अगर आप उसका डेटा निकालेंगे तो इस प्रोडक्शन के साथ और सेल के साथ मैच नहीं करेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस मार्केट को ओपन आउट कर दे, इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दे, क्योंकि जो चीनी 100 रुपए की दिसंबर से पहले नवंबर में स्टार्ट हुई और 100 रुपए की दिसंबर में चीनी बढ़ रही थी, वो चीनी अगर मार्केट में 170-80 रुपए की बिकने लगे तो एक बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो आम आदमी की जेब से निकल गए। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मेल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है। माएँ जो बच्चों को दूध नहीं दे सकती वो बच्चों को पानी के अंदर चीनी मिला के फीडर से उनको पानी पिलाती हैं ताकि वो उनको मिठास मिले और उनकी कैलोरीज की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि हमने एक मार्केट को जो 80-81 मिलों की इंडस्ट्री है उसको इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है। और रीजन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, और ये एक कमोडिटी जो शुगर केन की, और शुगर एक कमोडिटी ऐसी है कि पॉलिटिकल क्रॉप कमोडिटी बनी हुई है और इसको प्रोटेक्शन दी जाती है और हर को हर बार यूज किया जाता है जिससे मार्केट प्राइसेस बढ़ सके। क्योंकि जो प्रोडक्शन आपको बताऊं कि यहाँ पैदा होती है वो पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है, और अगर उसको आर्टिफिशियली प्राइसेस को जैकअप ना करें तो इनके मुनाफों में इजाफा नहीं होता। इसलिए ये सट्टा माफिया को इन्वॉल्व किया जाता है और चीनी की कीमतों को बढ़ाया जाता है, और फिर हर
दिन स्टार्ट होता है, आपको पता है गुजरात है। ये जो अभी करंट क्राइसिस है, इसमें माफियाज ने कितना फायदा उठाया? देखिए, ये कहते हैं कि अगर 1 रुपया किलो पे बढ़ता है तो 2.8 बिलियन का इजाफा होता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जो 100 रुपए की चीनी बनी थी वो अगर 170 रुपए 80 रुपए तक पहुंच गई तो उसके अंदर तो फिर सारे माफिया ने बिलियंस ऑफ रुपीज का, मैं इसको एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे सकता, एस्टिमेटेड फिगर है ये सारी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा इसमें हुआ है। और वो सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी की वजह से हुआ है और वो इसमें जो प्राइस फिक्सेशन हुई है उसकी वजह से हुआ है। आज अगर अब गवर्नमेंट की ये भी कहा गया कि जब हम रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगे तो वो भी मार्केट में वर्केबल नहीं होगी, क्योंकि क्रशिंग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुकी है। 15-20 मिलियन चला रही है, क्रशिंग कर रही है, बाकी खत्म हो चुकी। और रॉ शुगर जो है वो कोई $450 से $500 की लागत पे आ सकती है, वो भी वर्केबल नहीं है। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक वाइज डिसीजन लेना होगा। अगर उनको आवाम की जरा सी भी तकलीफ का एहसास है तो चीनी की इंपोर्ट टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री खोल दें। इंपोर्ट होगी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे सट्टेबाजों का, होल्डर्स की जो है वो जान निकल जाएगी कि वो मार्केट को, अपने स्टॉक को मार्केट में रिलीज करेंगे। और आपके ख्याल में क्या अगर चीनी की जो इंडस्ट्री है इसको डीरेगुलराइज कर दिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, मार्केट को, गवर्नमेंट को अपने आप को हर किस्म के इंटरवेंशन से, हर बिजनेस से निकालना होगा और शुगर इंडस्ट्री से भी निकालना होगा। ये हाईली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है। अगर आप इसको डीरेगुलेट कर देते हैं, गन्ने की प्राइस फिक्स नहीं करते और चीनी की प्राइस फिक्स नहीं करते और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो परमिशन दी जाती है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखती है, उसको भी खत्म कर दिया जाए तो मार्केट जो है वो नेचुरली आपकी ग्रो करेगी, ऑर्गेनिक मार्केट बन जाएगी। सट्टा माफिया जो आप बीच में आ जाता है, आप उसको इस कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए उसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कराएं, ताकि जो दुनिया में जैसे हो रहा है, ब्राजील है आपका और दीगर मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी एक्सचेंज है, वह आपकी एक तो इंडस्ट्री की टोटल जो प्रोडक्शन है, सेल्स है, उसको डॉक्यूमेंट कर देती है। दूसरा, जो इससे आपको भी टैक्स का रेवेन्यू भी हासिल हो सकता है कि जब आप कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए इसको करेंगे तो इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है, दुनिया भर की ये मार्केट में किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कमोडिटी एक्सचेंज भी बनाया गया, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई हेल्दी ऐसी ट्रेडिंग नहीं हुई जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग हो और फिर वो डिलीवरी भी की जाए। तो हुकूमत को ये मार्केट खोलनी होगी और कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए ये सट्टा माफिया को खत्म करना होगा। ओवर लाइसेंस और रेगुलेटेड वो आ जाएंगे। लीस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है किसी भी सेक्टर में, वो हेल्दी साइन होता है। कंज्यूमर को अच्छी कीमत पे चीज मिलती है और इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक आप हो जाते हैं। देखिए, आज अगर चीनी की कीमत जो हुई हुई है वो $610 से ज्यादा की है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट को लाइफ को अगर देखें तो वो $550 का फ्यूचर बता रहा है। इसका मतलब है कि वो चीनी भी $575 तक की, $580 की यहाँ पे आ सकती है। तो आपको इंपोर्ट खोलनी होगी, तभी ये मार्केट में करेक्शन आएगी, तभी ये नॉर्मल सतह पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच शम्सुल इस्लाम खान साहब, अपना टाइम देने के लिए। गुफ्तगू कर रहे थे, चीनी का बहरान इस वक्त सामने खड़ा हुआ है, हुकूमत ने इंक्वायरी करने का फैसला किया है। अब देखते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स की हद तक इंक्वायरी होगी और रिपोर्ट्स को पाइलअप करके रख दिया जाएगा या कोई एक्शन भी होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।